हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर मिल रहे हैं। तो बच्चों, आपको बता दें इस चैनल का बेसिकली जो पर्पस है वो आपको बोर्ड क्लासेस से रिलेटेड टॉपिक्स, उससे रिलेटेड चैप्टर्स के बारे में बात करना, उन टॉपिक को समझाना है। ठीक, तो इस चैप्टर में क्या है, जैसे अब नया चैप्टर हमारे साथ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके पहले जो हमने आपको चैप्टर डिस्कस किया था उसका नाम था डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब डी ब्लॉक एफ ब्लॉक जो चैप्टर है उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर आया है। जो बेसिक टॉपिक थे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पहले जो डी ब्लॉक था उसमें हुए थे। उसके बाद के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये चैप्टर बेसिकली बोर्ड क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत सारे अच्छे बनने वाले हैं। और आप अगर पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर को हम पूरी तरह से बेसिक लेवल से पढ़ाने वाले हैं। और वीडियो को एंड तक देखिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने चैप्टर की तरफ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल में है क्या? देखिए, इसके भी नेम्स, जैसा कि मैं आपको लास्ट क्लासेस से लगातार डिस्क्राइब कर रहा हूं कि जब भी कभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके वर्ड की मीनिंग बताते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ भी हम उसी टाइप से स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड हैं वो 4 टाइप के बताए गए थे: इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपके पास 4 बॉन्ड हुआ करते थे। अब इन 4 बॉन्ड्स में से जो ये इंपॉर्टेंट बॉन्ड था वो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड था, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बेसिकली कोऑर्डिनेट कंपाउंड में ही पाया जाता है। आइए कुछ बातें हो जाएं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स पे। तो व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर सॉल्ट्स इन सिंपल मॉलिक्यूलर proportions are allowed to evaporate, crystals of new compounds called molecular और एडिशन कंपाउंड्स सेपरेट आउट। अब यहाँ पे आपसे बताया गया कि जब 2 न्यूट्रल कंपाउंड या न्यूट्रल सॉल्ट्स मिलते हैं तो इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे सपोज करिए आपके पास एग्जांपल में हम लेते हैं K2SO4 Al2 SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। आप क्या देख रहे हो कि ये जो कंपाउंड हमारा बना है 2 न्यूट्रल कंपाउंड से मिलके बना हुआ है, ठीक, और ये भी वाटर मॉलिक्यूल है। इसी टाइप से अगर आप कोबाल्ट क्लोराइड ले लेते हो और उसमें अमोनियम डाल देते हो, ठीक, तो क्या बनेगा? CO NH3 का होल 6 Cl। तो आप क्या देख रहे हो कि ये सब के सब न्यूट्रल कंपाउंड है। इन्हीं न्यूट्रल कंपाउंड से इस बेसिकली इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ये भी आपका क्या था? तीनों कंपाउंड न्यूट्रल थे, ठीक। तो इस टाइप के जो एडिशन कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, वो 2 टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये डबल सॉल्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, इस पर भी बात करनी है हमको। तो सबसे पहले जैसे आया हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके पहले हमारे पास डबल सॉल्ट है। तो डबल सॉल्ट एक्चुअल में क्या है? Those molecular compounds which exist only in crystal lattices but break down into their constituent compounds when dissolved in water or any other solvent। कह रहा है कि जब तक इनका जो एग्जिस्टेंस है वो केवल सॉलिड स्टेट में है, जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में इनको आप डिसॉल्व करोगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। सपोज करिए FeSO4 NH4 का होल 2SO4, ये आपका फेरस अमोनियम
सल्फेट है, फेरस अमोनियम सल्फेट है। ठीक, तो इस फेरस अमोनियम सल्फेट को हम लोग और भी कुछ बोलते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट को हम लोग FAS शॉर्ट फॉर्म में, और एक और नाम है इसका मोर सॉल्ट। बेसिकली आप इसका यूज जो है वो प्रैक्टिकल्स में होता है, और इसका याद रखिएगा मॉलिक्यूलर मास 392 ये यूज होता है फेरस अमोनियम सल्फेट का। तो ये हमारे पास डबल सॉल्ट है। आप क्या देख रहे हो कि ये दो सॉल्ट से मिलके बना है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट से मिलके बना है। अगर इसके एक्वस सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये जो FeSO4 है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 है, डॉट 6H2। जैसे एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो Fe डबल प्लस SO4 डबल माइनस NH4 प्लस SO4 डबल माइनस प्लस H प्लस OH माइनस। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि ये कंपाउंड कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक, तो जब ये ब्रेक हो गया तो आप क्या देख रहे हो, इसका मतलब ये साफ हो गया कि इसकी अपनी आइडेंटिटी जो है सिर्फ सॉलिड स्टेट में है। इसकी अपनी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में है, एक्वस सॉल्यूशन में अपनी इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये अपनी आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन में लॉस कर देता है। इट मींस they lost their identity in aqueous solution। ठीक, ऐसा ही सेम केस ये जो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटास एलम, पोटास एलम। ठीक, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसकी भी सेम कंडीशन है, ये भी अपनी आइडेंटिटी एक्वस सॉल्यूशन में लॉस कर देता है। इट मींस ये अपनी आइडेंटिटी केवल सॉलिड स्टेट में बनाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, डबल सॉल्ट हो गया। ठीक, अब डबल सॉल्ट और दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें डिफरेंस क्या है आइए जानते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो दीज आर द such molecular compounds which retain their identity even when dissolved in water or in any other solvent, and their properties are completely different from those of constituents। कह रहा है कि जो अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड स्टेट के साथ साथ एक्वस सॉल्यूशन में भी बनाए रखता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। द कंपाउंड विच retain their identity in aqueous solution as well as solid state called coordination compounds। इन्हीं को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक, complex in which complex ion does not dissociate in solution and is quite stable are known as perfect or penetrating complex। एग्जाम्पल में K4FeCl का होल 6Cl3 का होल 6Cl3। तो इस टाइप से ये कंपाउंड है जो स्टेबल होते हैं अपने सॉल्यूशन में, ये एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। ठीक, तो जैसे हमारे पास K4FeCl का होल 6 है, इसी पे हम लोग बात कर लेते हैं। K4FeCl का होल 6, जैसे ही इसको तुम ब्रेक करोगे क्या हो जाएगा, 4K प्लस FeCl का होल 6 -4। ठीक, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का मैटर है उस पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। ठीक, वो जैसा था वो वैसा ही है।
उस पे कोई चेंजेस नहीं आए, सिर्फ जो बाहर आयन था वही ब्रेक हुआ। वही वो कहना चाहता है कि एक्वस सॉल्यूशन में इनका जो कॉम्प्लेक्स आयन स्फीयर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब यहीं से हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपसे क्वेश्चन बाय चांस कभी कभी पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, तो आप क्वेश्चंस के आंसर दोनों की डेफिनेशन और एग्जांपल सहित आपको दे दूंगा। तो आगे नेक्स्ट, तो मैं क्या कह रहा था कि अब इसी चीज पे आपको देखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ साथ डबल सॉल्ट में डिफरेंस, तो ये चीजें हैं। इसके बाद अब हम लोग को इसी टॉपिक पे बात करना है कि K4FeCN का होल 6 क्या है, इसको कैसे क्या करना है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया K4FeCN का होल 6, इसी पे बात करते हैं हम लोग। K4FeCN का होल 6, ये है मैटर। तो ये जो बाहर है, आउटसाइड है, स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, बाहर का जो भी मैटर होगा वो काउंटर आयन, और स्क्वायर ब्रैकेट का जो मैटर होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दूसरा एग्जांपल हम लोग एक और ले लेते हैं, Cu NH3 होल 4 SO4। ठीक, CuNH3 का होल 4 SO4। तो ये जो हमारा है स्क्वायर ब्रैकेट का मैटर, यही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बाहर का जो मैटर है ये है काउंटर आयन स्फीयर। ठीक, तो इस चीज को आप याद रखिए, किसी में लेफ्ट साइड काउंटर आयन होता है, किसी में राइट साइड काउंटर आयन होता है, और कहीं कहीं पे तो काउंटर आयन ना भी होता है। जैसे एग्जांपल NiCO का होल 4, NiCO का होल 4। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका, इसमें काउंटर आयन नहीं है, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी ही है, NiCO का होल 4। ठीक, पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक, इसी टाइप के और भी कई सारे कंपाउंड आते हैं। अब जैसे अब एक दो एग्जांपल और लेते हैं। एक हमारा इस तरह का आता है
NH3 का होल 6 COCN होल 6। ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स आयन ही, इसमें भी कहीं भी आपको काउंटर आयन नहीं दिखेगा, तो इनमें काउंटर आयन नहीं है। तो जिनमें काउंटर आयन नहीं है वो भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो जरूरी नहीं कि काउंटर आयन हो, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी रहती है। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये काउंटर। अब मैटर यहाँ आता है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी है क्या, आखिर कैसे ये कंपाउंड बना, तो इसके अंदर की हम लोग बात करेंगे। ठीक, इसके अंदर की बात ये है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, जैसा कि आपने देखा कि Cu NH3 होल 4 SO4 चल रहा था। ठीक, तो इसके अंदर दो होंगे स्पीसीज, दो स्पीसीज होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक, दो स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, दो स्पीसीज होती है। ठीक, अब डोनर कौन, एक्सेप्टर कौन? तो जो डोनर होगी वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक, रिच स्पीसीज और डेफिशिएंट स्पीसीज। तो जो रिच स्पीसीज होगी उसको हम लोग कह सकते हैं लुईस पेस, और जो डेफिशिएंट स्पीसीज है वो लुईस एसिड। अब जो डोनर एटम है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर है, डोनेट करने वाले, उनको हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स। और जो एक्सेप्टर है वो है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, सेंट्रल मेटल एटम। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ लिगेंड्स कौन और सेंट्रल मेटल एटम कौन। तो सबसे पहले लिगेंड्स यानी लोन पेयर डोनर। अगर बात करें यहाँ पे Cu की, तो Cu को अगर आप सेंटर पे रखते हो, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम इसका नाम है, मेटल है भाई, यहाँ पे एक ही मेटल है और वही एक एटम है और सेंट्रल पे है, तो सेंट्रल मेटल एटम। तो बीच में आप सेंट्रल मेटल एटम को रख दीजिए। NH3 NH3। ये देखिए सराउंडिंग चारों तरफ से NH3 से Cu घिरा हुआ है। मतलब ये है, इस एरो का मतलब क्या, ये एरो ही तो वो है जो आपको सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। Cu को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, यही वो सेंट्रल मेटल एटम। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे लिगेंड्स कौन, लिगेंड्स बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन है, NH3।
क्योंकि आपको बता दें NH3 के पास बात अगर करें हम लोग तो NH3 के पास 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 का तो शेयर कर लेता है, लेकिन जो एक लोन पेयर बचता है इसी लोन पेयर का वो डोनेशन दिखाता है, तो यही लोन पेयर वो डोनेट कर रहा है। तो NH3 आपका क्या हुआ, लिगेंड हुआ। और सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम ये कौन हुआ, कॉपर, ठीक, जनरली। और ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है 99% केस में ये कोई ना कोई ट्रांजिशन मेटल होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है। ट्रांजिशन मेटल इन द सेंस डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट या पार्शियली फिल्ड कह सकते हो। किस लिए, क्योंकि जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा तो उन्हीं ऑर्बिटल में ये उन इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा, इसलिए सेंट्रल मेटल एटम के पास ये वैकेंट डी ऑर्बिटल होना जरूरी है, ठीक। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास आया दूसरा एग्जांपल K4 FeCl का होल 6। अब यहां पे 4K प्लस आपने रख दिया बाहर, ठीक, Fe को बीच में रख दिया। ये Cn, ये Cn, इसको NC मत पढ़िएगा, Cn है क्योंकि अटैचमेंट इसका किससे है, अटैचमेंट जो है इसका वो Cn से, C से होना चाहिए। ठीक, तो K4 FeCl का होल 6, K4 FeCl का होल 6 -4, ठीक। अब यहां पे जो Fe है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, वो कौन है, Fe, ठीक। लिगेंड्स, लिगेंड्स कौन है, Cn नेगेटिव, ये लिगेंड्स है, ठीक। Fe का अब लिगेंड्स 6 है, लिगेंड्स कितने, 6, यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटर है वो 6 है, एक्सेप्टर है जो वो 1 है, ठीक। अब एक बात आप लोग के माइंड में चल रही है कि सर Fe यहां से 6 लिगेंड ही क्यों रख रहा है, Fe ने 7 क्यों नहीं रखे, Fe ने 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं रखे, मैटर ये है, अरे कोई तो रीजन होगा ना। तो आइए जानते हैं Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, Fe एटॉमिक नंबर 26। अब यहां पे अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर K4 FeCl का होल 6,
ये 4 इंटू +1 प्लस एक्स 6 इंटू -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +2। यानी Fe कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 26 में से 2, यानी Fe डबल प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक, स्टेबिलिटी के लिए Fe का जो नियरेस्ट नेबरिंग इनर्ट गैस होता है वो होता है 36। अब इसको 36 पे जाना है जो कि किसका होता है क्रिप्टन का। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए 12। ठीक, तो 24 प्लस 12 यानी Cn कितने हैं 6 हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। यानी Fe को क्रिप्टन तक जाने के लिए टोटल 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसीलिए भाई देखो ये हर एक जगह पे यही होगा कि उसको इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के बाद हर एक एटम स्टेबिलिटी ऑब्टेन कर लेता है। तो यहाँ पर भी Cn को स्टेबिलिटी चाहिए, सॉरी Fe को स्टेबिलिटी चाहिए। तो Fe को स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करेगा 6 Cn को अपने पास रखेगा और 6 Cn से टोटल वो 12 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और स्टेबल हो जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चीज में आप किसी भी कंपाउंड में अदर कंपाउंड को ले लीजिए, ठीक है, जैसे CO NH3 होल 6 Cl3 आप ले लीजिए। यहां पे ये हो गया आपका CMA सेंट्रल मेटल एटम और ये हो गया आपका लिगेंड। दो ही रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। NH3 कितने हैं 6, एक NH3 कितना इलेक्ट्रॉन देगा एक पेयर, पेयर मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट का होता है 27 और 27 से 3 माइनस करो। ठीक, जैसे ही 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 24। अब 24 प्लस 12 कितना आ गया 36। ये किसका होता है क्रिप्टन का होता है। तो इस टाइप से ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए इनर्ट गैस की ये काम करना पड़ता है, इतने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा जिससे वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारी स्टेबिलिटी की बात है कि कैसे कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसे बनता है, कोई एटम 6 ही क्यों रखता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अभी आपको कम समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल में हम आपको समझाते हैं, जैसे FeCO का होल 5, FeCO होल 5 नाम है पेंटा कार्बोनिल आयरन। यहाँ पे तो जो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 होगी तो इसकी भी 0 हो जाएगी, यानी ना तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना ही लूज कर रहा है। 26 के 26 रहेंगे प्लस आया 36 क्रिप्टन। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों यहाँ पे लिगेंड्स को 5 रखा जा रहा है, 4 रखा जा रहा है, 2 रखा जा रहा है, व्हाटएवर जो भी रखा जा रहा है। एक और एग्जांपल, जितने ज्यादा एग्जांपल लेंगे उतने ज्यादा टॉपिक क्लियर होगा। NiCO का होल 4 टेट्रा कार्बोनिल निकिल। निकिल, अब यहाँ पे CO की चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो Ni के अपने आप 0 हो जाएगी। Ni का एटॉमिक नंबर 28 है प्लस 4 इंटू 2, ये भी 36 हो गया। किसका होता है क्रिप्टन का होता है। तो इस तरह से ये आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर 36 ही आ रहे हैं और इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन वो ऑब्टेन कर रहा है। ठीक, K2NiCN का होल 4
आप देखिए इसमें के की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, एनआई की -1 होती है, तो सॉरी सीएन की -1 होती है, तो एनआई की यहाँ पे +2 आ जाएगी। अब के एनआई सीएन का होल 4, एनआई का 28 है, 28 -2 26, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4 2 8, ठीक, तो 26 प्लस 34, ये भी नियरेस्ट नेबरिंग इनर्ट गैस के पास। कहीं कहीं पर एक्सेप्शन भी आते हैं इस तरह से, कॉपर वाले केस में भी एक्सेप्शन रहेगा, लेकिन रहेगा वो नियरेस्ट जो होगी वो गैस का ही रहेगा, इनर्ट गैस का। तो इस तरह से ही हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाते हैं। और भी आप ले सकते हो CrH2O का होल 6, ऐसे ही आप ले लो, इस तरह से, ठीक। Na2ZnO2 ले लीजिए। तो जैसा जैसा आपके पास है, आप कई सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड लेके आप इस चीज को प्रूफ करते हैं। अब अगली बात हम करते हैं, देखो ये तो इतनी बात कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे हो गई, लिगेंड्स पे हो गई। अब आता है टाइप ऑफ लिगेंड्स। तो जब हम लोग टाइप ऑफ लिगेंड्स पे बात कर रहे हैं, आइए जान लेते हैं टाइप ऑफ लिगेंड्स। भैया जी ये 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। एक है अकॉर्डिंग टू चार्ज, दूसरा है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, ठीक, डेंसिटी। चार्ज पॉजिटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक, ये लिगेंड्स की बात है। अब डेंसिटी की बात अगर करें तो नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेशन। तो सबसे पहले जो डोनेशन है नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेशन में, पहला है मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट। तो इस तरह से ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट। डेंसिटी नंबर ऑफ लोन पेयर डोनर। मोनोडेंटेट मतलब 1 लोन पेयर डोनर, 1 लोन पेयर डोनर।
जो सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करे, जैसे NH3, H2 होते तो दो हैं लेकिन डोनेट एक ही करेगा। Cl माइनस, ये 1 लोन पेयर डोनर, 2 लोन पेयर डोनर, इसमें ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट OX। एक और एग्जांपल इसका होता है इथेन 1,2 डाइएम, CH2 NH2, EN, इसका शॉर्ट नेम EN। ये सारे के सारे पॉलीडेंटेड में आते हैं, पॉली, ठीक। थ्री लोन पेयर डोनर, 3 लोन पेयर डोनर, 4 लोन पेयर डोनर, ठीक। 5 लोन पेयर डोनर, 5 लोन पेयर डोनर, 6 लोन पेयर डोनर। जो 6 लोन पेयर डोनर है, समझ गए? 3 लोन पेयर डोनर, 4 लोन पेयर डोनर, 5 लोन पेयर, 6 लोन पेयर डोनर, ये आपके डोनेशन के अकॉर्डिंग थे। अब इनका एक एक एग्जांपल, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, ये आपके जो लिगेंड्स पे बात हो रही है। ट्राइडेंटेड में 3 लोन पेयर डोनर, टेट्रा मीन्स 4 लोन पेयर डोनर, पेंटा मीन्स 5 लोन पेयर डोनर, हेक्सा मीन्स 6 लोन पेयर डोनर। तो ये डोनेशन के अकॉर्डिंग थे। आपको बेसिकली दो ही पे बात करनी है, मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड, इन दोनों पे ही बात करनी, क्योंकि यही मेन बेसिकली आपके यूज होंगे। इनका तो मैं अगले दिन पे यूज बताऊंगा। तो ये हमारे डोनेशन के अकॉर्डिंग लिगेंड्स थे, टाइप ऑफ लिगेंड्स पे बात की। बहुत सारे भी तो लिगेंड्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाकी हैं अभी हमारे पास, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 2 पे। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो तभी आपको मिलेगा जब हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और इसी तरह से इजी लैंग्वेज में आप नेक्स्ट टॉपिक का भी एंजॉय कर सकते हैं मेरे बच्चों। तो बने रहिएगा ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।